Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 7th. Okay, so beta class 8th, sorry. So बेटा क्लास 8th में मैंने आप लोगों का साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और जो चैप्टर 7 है बेटा उसमें मैं आप लोगों का सेल के बारे में पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल होती है उसका हम लोग को स्लाइड कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम किस तरीके से देख सकते हैं. ओके, अब बेटा क्या होगा, आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की बात बता रही हूँ. ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर अपन कैसे, या एक सेल जो होता है वो किन सारी चीजों से मिलकर बना होता है, सेल के अंदर क्या चीजें होती हैं ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको बता दें सेल जिन पार्ट से मिलकर बना होता है वो सारे पार्ट्स, वो सारे ऑर्गेन्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं. ओके, तो कोई भी सेल होता है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना होता है. ओके, अब देखो बेटा, हम लोग क्या होते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. ठीक है, तो प्लांट में भी सेल होती है, प्लांट भी सेल से मिलकर बनी हुई है और एनिमल भी सेल से मिलकर बनी हुई है. ठीक है, तो अब इन दोनों इनमें जो सेल पाई जाती है उनमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेम होते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट में होते हैं पर वो एनिमल्स में नहीं होते. इसी तरीके से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं, वो प्लांट में नहीं होते. ठीक है, इस कारण से हम एनिमल की सेल और प्लांट की सेल की स्ट्रक्चर की अलग अलग स्टडी करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ एनिमल सेल. एक जो एनिमल होती है ना, जैसे एनिमल इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग आल्सो. तो ह्यूमन बीइंग की जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको स्लाइड प्रिपेयर करके इसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा स्ट्रक्चर इसका निकाला है. तो यहाँ पे मैं आप लोग को यही चीजें बताऊंगी, है ना. तो चलिए स्टार्ट करें. देखिए, एक जो सेल की बात करें एनिमल सेल्स में, तो सबसे पहले एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है. ठीक है, तो पहला सेल ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल का क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया. ठीक है, अब ये देखो सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है बेटा. सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होती है ये हम लोग की बॉडी में डिफरेंट एक्सचेंजेस का वर्क करती है, जैसे फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन आसानी से क्या कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे बोला जाता है. ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है और आसानी से कोई भी फ्लूइड का, फूड मटेरियल का एक्सचेंज हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर हो सकता है. ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड की बात करें किसी भी एनिमल सेल में, तो बेटा ये जो इंटरनल साइड का पार्ट है इसे क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, तो पहला ऑर्गन क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया. सेकेंड वन क्या हो गया, साइटोप्लाज्म. देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड फिल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बाहर होता है. ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं. तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे सबसे बात करें, यहाँ ये जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा हुआ है, इस तरह से कवरिंग स्ट्रक्चर जिसमें ये छोटे छोटे आपको ग्रैन्युल्स दिख रहे होंगे. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उसके बाद फिर थर्ड वन क्या हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दो तरीके की होती है. एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसमें ये जो आपको ग्रैन्युल्स दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये ग्रैन्युल्स राइबोसोम होते हैं. राइबोसोम भी क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स ही है ना. तो कोई भी एनिमल सेल है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. अब इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहा, जब किसी भी प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जब उसमें उसके ऊपर राइबोसोम हो, है ना, तो राइबोसोम अगर उसमें प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बनाए हुए हैं, ये ग्रैन्युल्स है, दैट इज अ राइबोसोम. क्लियर, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि देखो कहीं कहीं पे पॉइंट नहीं बने हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाते हैं, ये स्मूथ रेटिकुलम कहलाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसी तरीके से आप किसी भी प्लांट सेल में जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हो गया वो क्या हो गया,
सेंट्रोसोम का, ठीक है। तो बेटा ये सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनल ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आप लोग को ये जो फोल्डिंग दिख रही है, दिस इज द गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं, गोल्गी अपरेटस कहते हैं, ये आपका गोल्गी बॉडी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी एक सेल ऑर्गेनल्स होता है एनिमल सेल का। इन सबके फंक्शन में स्ट्रक्चर बताने के बाद में बताऊंगी, पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इनके हर सेल ऑर्गेनल्स के इसके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें आपको ये फोल्डिंग दिख रही है। बेटा ये सेल ऑर्गेनल्स जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बेटा आपको बता दूं, एनिमल सेल या किसी भी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो एटीपी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, वो एनर्जी हमारे बॉडी में जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, वहीं पे जाके स्टोर होती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अब उसकी बात करें हम राइबोसोम की, ठीक है। ये देखो ये छोटे छोटे जो ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं सेल के अंदर, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी छोटे छोटे जो ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें राइबोसोम बोला जाता है। तो नेक्स्ट आपका 4th नंबर सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा 5th नंबर क्या हो गया, राइबोसोम हो गया। अब देखो बेटा राइबोसोम का क्या फंक्शन है। राइबोसोम हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, सेल के अंदर जो पाया जाता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो बेटा राइबोसोम में ही होती है। तभी हमारी बॉडी, जैसे हम लोग की बॉडी में बोन रिपेयरिंग होती है ना, हम लोग हाइट में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ग्रोथ करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन बनता कहाँ पे है, तो प्रोटीन को बनाने की जो जिम्मेदारी होती है हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स होता है उसी के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है तभी हमारे बॉडी में रिपेयरिंग होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कुछ और आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर में जनरली इसमें आपको दिखेंगे, हालांकि इसमें ब्लड होता है सारी चीजें रेड में, लेकिन फिर बाद में स्टेनिंग करते हैं तो इसका हम अलग से कलर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये देखो दो छोटे छोटे ऑर्गन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, ओके। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, लाइसोसोम को हमारे बॉडी में सुसाइड बैग भी कहा जाता है। या फिर अगर तुम लोग से कोई पूछे कि व्हाट इज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, तो सुसाइड बैग ऑफ अ सेल क्या होगा, लाइसोसोम होगा, ओके। अब एनिमल सेल के सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस अगर किसी भी सेल में, मैंने आप लोग को पहले बताया था प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल में, बेटा प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसमें क्या होता है, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्यों वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोलस और जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों ही रहते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, सेल के जो बीच में होता है एक पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोलस होता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम है, इन दोनों को साथ में मिलाकर के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गया, न्यूक्लियस हुआ, ठीक। और न्यूक्लियस हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी है। किसी भी सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो बॉडी डेड मानी जाएगी, वो सेल डेड मानी जाएगी। क्यों डेड मानी जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जनरली जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है उसी पे होते हैं, ठीक है। और इसी में जीन्स होता है, ठीक है। डीएनए जो होता है बहुत सारे जीन से मिलकर बना होता है और ये जीन भी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। हमारी बॉडी में जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, इसी वजह से हम लोग लीव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, इन सब चीजों की वजह से हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। तो
ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। आपको बता दें न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दोनों को मिला के साथ में न्यूक्लियस कहा जाता है। ओके, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा फंक्शन है। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कैरियर्स कहे जाते हैं। जीन्स जो प्रेजेंट होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर कहा जाता है। इसी तरीके इससे क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही समान दूसरे बॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है उसी में डिवीजन होता है, जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, सो सेल डिवीजन के थ्रू ही हम लोग अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज all structure of animal cell, and this is all about of my today's class. Tomorrow I will tell you about a plant cell. Okay, so this is ending of my today's class. Thank you and have a nice day.